MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पार्ट थर्ड के 12वें पेपर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के मेरे प्रिय युवा साथियों, हम जिस लेक्चर पर अभी बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पर हम आगे बढ़ रहे हैं, वो है राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म। अब तक हम ये समझ चुके हैं राष्ट्रवाद क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और विभिन्न विद्वानों ने इसके बारे में क्या राय दी। आज एक नए बिंदु पर बात करेंगे, वो है राष्ट्रवाद एक वरदान के रूप में। टॉपिक सुनने में आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और है भी। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप पढ़ते आ रहे हैं कि हर सिक्के के कम से कम दो पहलू जरूर होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। और राजनीति विज्ञान की जो अवधारणाएं हैं, जो विचार हैं, जो व्याख्याएं हैं, जो परिभाषाएं हैं, वो समय की कसौटी पर लगातार कसी जाती रही हैं और आगे भी ऐसा होता रहे। राष्ट्रवाद के बारे में भी यही रहा। सुनने में ये शब्द बड़ा आकर्षक लगता है और है भी। अपने राष्ट्र के प्रति यकीन, विश्वास, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने की इच्छा, प्रेरणा गलत नहीं है। लेकिन अनेकों बार जब स्थिति अति की सीमा से आगे निकल जाती है तो वो व्यवस्था के लिए उतनी उपयोगी नहीं रह पाती जितने की होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मनुष्य का समाज राज्य कहलाता है, वैसे ही राज्यों का समाज विश्व कहलाता है और एक का अतिवाद दूसरे के लिए अनेकों बार चुनौती बन जाता है। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको बताऊंगा कि राष्ट्रवाद एक वरदान के रूप में कैसे उपयोगी है और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये कब अभिशाप बन जाता है। तो बिंदुवार चलते हैं, पॉइंट वाइज इसको डिस्कस करते हैं। पहला बिंदु है, राष्ट्रवाद देशभक्ति का प्रेरक है। कहीं कोई संदेह नहीं है इस बात के अंदर। राष्ट्र के प्रति आपकी निष्ठा, आपकी राष्ट्र के प्रति भावना को प्रदर्शित करती है, कोई संदेह नहीं है इसके अंदर। आप किसी भी देश के आज़ादी के इतिहास को या किसी संघर्ष के इतिहास को उठाकर देखेंगे तो आपको ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जो ये साबित करते हैं कि राष्ट्र के प्रति कुछ कर गुजरने की, कुछ अच्छा करने की प्रेरणा, भावना और प्रयास, ये राष्ट्रवाद के कारण ही पनप पाए, उभर पाए। आप कहीं दूर ना जाएं, भारत के ही आज़ादी के संघर्ष को देखें तो आप समझ पाएंगे कि आज़ादी के लिए इस देश ने अपने सांस्कृतिक टकरावों को, धार्मिक अविश्वासों को, अपने कई जातीय प्रजातीय अंतरों को एक तरफ रखकर इस देश की आज़ादी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। और यह सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, दुनिया के अनेक देशों में आपको ये कहानियाँ सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिलेंगी, जब कि राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर कोई व्यक्तियों का समूह आगे बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें दिशा हमेशा पॉजिटिव होती है, सकारात्मक होती है, राष्ट्र को पीछे खींचने वाली नहीं होती, आगे ले जाने वाली होती है। अगला बिंदु, राष्ट्रवाद एक संयोजक तत्व है। संयोजक का अर्थ है जोड़ने वाला। जैसे आप देखें, एक शब्द आता है, मूलतः वो शब्द समाजशास्त्र का है, सोशियोलॉजी का है, लेकिन राजनीति विज्ञान में भी एक लंबे अरसे से प्रयोग हो रहा है। वो है बहुसांस्कृतिकवाद, मल्टीकल्चरलिज्म। कि एक ही देश में, अब देखिए शुरुआत से चलें तो जब
सिटी स्टेट या नगर राज्य हैं तो आबादी कम है, क्षेत्रफल भी कम है और वहाँ पर एक धार्मिक या राजनीतिक सजातीयता मिल जाया करती थी। लेकिन जब से राष्ट्र राज्य सामने आए हैं, नेशन स्टेट, लंबा चौड़ा क्षेत्रफल, करोड़ों की आबादी, तो वहाँ पर एक मल्टी कल्चरलिज्म या बहुसांस्कृतिकवाद उभर कर सामने आया है। राष्ट्रवाद की बहुत बड़ी विशेषता है कि वो इनको जोड़ता है। देखिए, बहुत सी संस्कृतियां आपको एक दूसरे के खिलाफ खड़ी नजर आएंगी। या कई बार ऐसा भी होता है कि एक संस्कृति के विरोध में एक नई संस्कृति उभर के खड़ी होती है जो वहाँ अपने आप को उपेक्षित पाती है या ये सोचती है कि उनको वहाँ वो सम्मान नहीं मिल रहा जो वो चाहते हैं। अलग होकर नई संस्कृति बनती है। लेकिन इनका जो टकराव है ये कई बार देश को तोड़ देता है। दुनिया में ऐसे आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे जब इन कारणों से देश बटे हैं, बिखरे हैं। लेकिन राष्ट्रवाद वो तत्व है, संयोजक, जो कि एक देश में निवास करने वाले, विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले, धर्मों को मानने वाले, जातियों को मानने वाले, भाषाएं बोलने वाले व्यक्तियों को जोड़ता है। अगला बिंदु, ये साहित्य और संस्कृति का विकास करता है। अब ये जो ऊपर के दो बिंदु मैंने आपको बताए, आप इनको जोड़कर देखिए। जब आप किसी दूसरे धर्म, दूसरी संस्कृति को स्पेस देते हैं, स्थान देते हैं, सम्मान देते हैं, तो फिर आप उसको समझने का प्रयास भी करते हैं। और ये दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपना भी विकास करते हैं और दूसरे का भी। आप अपने देश का उदाहरण लीजिए। ऐसा कहते हैं कि यहाँ कुछ कुछ कोस के बाद जबान बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है। आखिर क्यों है ऐसा? ये तभी तो हो पा रहा है ना कि जो बहुसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यकों को मौका दे रहे हैं ऐसा करने का, अपनी ज़बान बोलने का, अपने धर्म और संस्कृति के पालन का, अपनी भाषा के विकास का। वरना उसके बगैर ये कैसे हो पाता? आज भारत में अनेक भाषाएं बोली जा रही हैं, अनेक संस्कृतियां पनप रही हैं। उसका कारण यही रहा है कि हमारा राष्ट्रवाद जो है वो उग्र राष्ट्रवाद नहीं रहा, वो उदार रहा। और दुनिया के अनेक देशों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये लगभग प्रत्येक देश का स्टेप बाय स्टेप एक चरणबद्ध सिस्टम या व्यवस्था रही है। अगला बिंदु, राष्ट्रवाद राज्यों को स्थायी बनाता है। देखिए, अब हम आए हैं पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। राज्य, जब हमने स्टेट वर्ड का इस्तेमाल किया, राज्य शब्द का प्रयोग किया, इसका मतलब वो चार तत्व जो आपने 11वीं 12वीं क्लास में पढ़े हैं: निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। देशों के पास शुरुआत में थी, बाद में जब उपनिवेशवाद आया, देश गुलाम होने शुरू हुए, उसके बाद आज़ादी के संघर्ष चले, देश आज़ाद भी हुए। अब इस बात को आप यूं विश्लेषित करें कि यदि राष्ट्रवाद नहीं है तो राज्य स्थायी नहीं रह पाते, कई बार राज्य टूट जाते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि ब्रिटेन में एक जनमत संग्रह हुआ कि ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन का मेंबर रहे या ना रहे, और उसमें बड़े अजीबोगरीब से रुझान सामने आए। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया। दुनिया के अनेक देश आप ऐसे पाएंगे जहां आपको लगेगा कि राष्ट्र को एक रखने के लिए राष्ट्रवाद अनिवार्य शर्त है, वरना देश के बिखरते देर लगती नहीं है। राष्ट्रवाद की जो भावना है ये देश को बांध के रखती है, एक रखती है। अगला बिंदु इससे जुड़ा हुआ, राष्ट्रवाद विभिन्नताओं की रक्षा करता है। इसको आप बोलते हैं डाइवर्सिटी। भाषा की हो सकती है, रहन सहन की हो सकती है, खान पान की हो सकती है, संस्कृति की हो सकती है, रीति रिवाजों की हो सकती है, परंपराओं की हो सकती है।
लेकिन यदि आप एक राष्ट्र के रूप में जीवित हैं या रहना चाहते हैं तो आपको एक दूसरे की इन सब चीज़ों का सम्मान करना होगा। हाँ, यदि कोई मतभेद हैं, गतिरोध हैं, तो आपसी बातचीत के माध्यम से, आपसी डिस्कशन के माध्यम से, संवाद के माध्यम से ठीक किए जा सकते हैं। लेकिन विभिन्नताओं की रक्षा तभी हो पाएगी जब आप एक राष्ट्र के रूप में रहेंगे, क्योंकि राष्ट्र ही आपकी शक्ति, आपकी पहचान है। यदि राष्ट्र को आपने त्याग दिया तो फिर आपको बचाने वाला कोई ताकतवर पक्ष शेष नहीं रहता। और अगला बिंदु ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो ये कि राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीयतावाद के विकास में सहायक होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये कंसेप्ट उभर कर सामने आया है। जैसे आप जानते हैं इस चीज़ को, सवाल ये खड़ा हुआ था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी 1945 में कि भाई अब क्योंकि परमाणु शक्ति का भी उदय हो चुका है और उसके लिए कई देश और भी प्रयास कर रहे हैं, तो दुनिया में आगे कभी ऐसा युद्ध ना हो, क्योंकि यदि हो गया तो बड़ा विध्वंसकारी हो सकता है। शांति के प्रयास शुरू हुए, ठीक है। उस वक्त एक चीज़ सामने आई अंतर्राष्ट्रीयतावाद की कि कुछ नियम, कायदे, कानून ऐसे बने कि पूरी दुनिया उनको फॉलो करे, जिन्हें माने। लेकिन परेशानी ये थी कि वो नियम, कायदे, कानून कैसे बनाए जाएं जो सर्वस्वीकृत हो। अंतर्राष्ट्रीयतावाद का एक सामान्य सा अर्थ ये है कि एक ऐसी संरचना हो इसमें सभी की भागीदारी हो और सब जिन नियम कायदों को मानने में सहमत हो। तो यहाँ पर राष्ट्रवाद वो तत्व है जो अंतर्राष्ट्रीयतावाद की राह खोलता है। अब आज की खबर पढ़िए, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और अभी भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता का अवसर मिल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी उसमें इस कार्य के लिए जाने वाले हैं शिरकत करने के लिए। मौका महत्वपूर्ण है कि दुनिया को आप अपना विजन बता सकते हैं कि आपका आइडिया क्या है, और दुनिया जो अन्य मेंबर हैं सुरक्षा परिषद के, यानी 5 स्थायी और 14 अस्थायी, वो इस बात को मान रहे हैं कि एक अस्थायी सदस्य का नेता उनकी अध्यक्षता करेगा, दिशा निर्देश और अन्य चीज़ें जारी कर सकता है। तो ये उदाहरण आपके सामने मैंने यूँ रखा कि राष्ट्रवाद जो है वो अंतर्राष्ट्रीयतावाद की राह खोलता है, जो कि वर्तमान विश्व में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में कहा था, वहाँ बात ख़त्म करता हूँ अपनी, कि आजकल समस्याएं और सुविधाएं दोनों बहुराष्ट्रीय हो गई हैं। अभी देखिए, हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है पर है तो सच, कोरोना का जो संकट चल रहा है, मामला अभी भी जारी है। अभी 2 लहर जा चुकी हैं, तीसरी कई देशों में आ चुकी, कई देश आशंकित हैं कि आ सकती है। इस मामले में क्या आप समझते हैं कि एक ग्लोबल या वैश्विक टास्क लिए बगैर इससे निपटना संभव होगा? आप देखें, दुनिया में जो गरीब देश हैं, कमज़ोर देश हैं, तकनीकी दृष्टि से कमज़ोर राष्ट्र हैं, ये वैक्सीन पर क्या उनका अधिकार एक मनुष्य होने के नाते या ह्यूमन बीइंग होने के नाते नहीं होना चाहिए? जब तक इस समस्या से निपटने के लिए एक ग्लोबल कोर नहीं बनेगा, तब तक इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। और ऐसी समस्याओं के समाधान अंतर्राष्ट्रीयतावाद से निकलते हैं और राष्ट्रवाद उसका प्रेरक तत्व है। धन्यवाद।